हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग जो आपका सब्जेक्ट विज्ञान का कक्षा शिक्षण हो जाता है, इसके अति लघु टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। और उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपने अभी विजिट किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और अगर सेशन अच्छा लगे तो एक लाइक भी जरूर करें, ठीक है ना। तो आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मछली के जल में रहने के लिए कौन कौन से अनुकूलन अंग सहायक हैं, लिखिए। तो मछली में श्वसन के लिए गलफड़े तथा जल में तैरने के लिए इनका धारा रेखित जो शरीर होता है वो होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है, मूसला जड़ों को कितने भागों में बांटा गया है। तो मूसला जड़ों को 3 भागों में बांटा गया है, शंकु रूपी, कुंभी रूपी और तर्क रूप। तीन कुल भाग हो जाते हैं, यानी कुल भाग 3 हो जाते हैं। तो शंकु रूपी होता क्या है? इस प्रकार की जो मूसला जड़ें होती हैं वो क्या होती हैं, आधार की ओर यानी मोटी, और नीचे की ओर क्या होती हैं, पतली होती हैं। जैसे चुकंदर आपने देखा होगा तो कैसे होता है, कुछ इस तरह से होता है ना। तो क्या होता है, इसका आधार क्या होता है, जैसे यहाँ पे अभी कहा गया है कि इस प्रकार की जड़ें जो क्या होता है, आधार की ओर मोटी होती हैं और नीचे, अब ये नीचे जितना जाएंगी उतनी ये पतली, ऐसे ही तो होती है ना। और इसका आधार क्या होता है, मोटा होता है। ऊपर ये देखिए पत्ते होते हैं, इसी तरह से तो होते हैं, पत्ते दिखते हैं। बाकी ये जो इसका भाग होता है जो खाया जाता है वो मिट्टी में होता है, अंदर की ओर होता है। जैसे आपका चुकंदर हो जाता है, गाजर हो जाती, मूली हो जाती। गाजर किस तरह से होती है, इस तरह की तो होती है, हालांकि ये हमने इस तरह से हम बना देते हैं आपको, जैसे इस तरह से होती है ना। और ये इसके पत्ते होते हैं, ये पत्ते आपको दिखेंगे। बाकी जो आपके जो ये हो जाती है, यानी जो खाने वाला भाग होता है ये क्या होता है, भूमि के अंदर होता है। और कुछ भाग दिखने भी लगता है, जैसे जैसे इसकी लंबाई बढ़ती है तो कुछ भाग दिखने लगता है, लेकिन पूरा भाग नहीं दिखता है। और जो अंदर की तरफ होती है वो पतली पतली होती हैं, यानी इसकी जो जड़ें होती हैं वो पतली पतली अंदर की तरफ होती हैं। तो ये क्या होता है, ये मूसला जड़ों में शंकु रूपी हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग ये जो चित्र वगैरह है इनको भी बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि चित्र वाइज भी अगर आप आंसर करेंगे, जैसे जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए उस तरह से, अति लघु में तो चलिए 1 नंबर का है, लेकिन फिर भी अगर चित्र के अकॉर्डिंग आप वर्क करेंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी ये लघुत्तरीय में चित्र के अकॉर्डिंग वर्क कीजिएगा। साइंस में मेन होता है चित्र, ठीक है। और जब इस तरह से आप वर्क करेंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर प्रोवाइड होंगे। उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है, अपस्थानिक जड़ों में भोजन एकत्रित के कारण क्या परिवर्तन होते हैं। तो भोजन एकत्रीकरण के कारण अपस्थानिक जड़ें कंद में बदल जाती हैं, जैसे शकरकंद। आपने शकरकंद को देखा होगा ना, शकरकंद खाने वाला होता है, जो जिसको खाया जाता है, जैसे उबाल के भी खाया जाता है ना। हो सकता है कहीं कहीं सब्जी भी बनती हो, हालांकि वैसे तो इसको उबाल के खाया जाता है और इसको भून के खाया जाता है, आप लोगों ने भी खाया होगा। तो क्या इसमें है कि ये एक रूपांतरित जड़ है, और ये एक प्रकार की क्या है, अपस्थानिक जड़ होती है, जो भोजन ग्रहण करने के लिए रूपांतरित हो जाती है। और ये कंदील जड़ होती है। कैसी होती है, कंदील जड़ होती है, कंदील जड़ है, जिसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। देखिए क्या होता है, इसकी कोई एक निश्चित आकृति नहीं होती है, निश्चित होती है और टेढ़ी मेढ़ी होती है। अब आपने देखा होगा शकरकंद कुछ होता तो इस तरह से है, लेकिन टेढ़ा मेढ़ा इस तरह से होता है, मतलब जो होती है वो इस तरह से होती है, और ये अनियमित आकार की होती है। तो इस तरह से आपका हो जाता है। क्वेश्चन है आपका, अमरबेल पौधे का सामान्य परिचय दीजिए। तो अमरबेल एक परजीवी पौधा है जो अपना जीवन चूसक जड़ों के द्वारा पोषक पौधों से लेता है। अब इसको हम अपनी भाषा में आपको बताते हैं। जैसे ये जो अमरबेल पौधा होता है ये क्या होता है, विनाशकारी लता होती है। ये उस मनुष्य जैसी होती है जो मतलब जिससे फायदा लेता है उसी को नुकसान पहुंचाता है। जैसे कुछ मनुष्य ऐसे नहीं होते, अपने फायदा निकालने के लिए दूसरे मनुष्य को चूस डालते हैं, तो बस वही है ये। आप इस तरह से समझें कि ये विनाशकारी लता होती है जो क्या होता है, पौधों पे, जैसे मान लीजिए कोई पौधा है और उस पे ये लपेट जाती है, ठीक है ना, ये इस तरह से। तो क्या होता है, दूसरे
पेड़ों पर ये निर्भर होती है। ये इसको देखिए, इसमें इतना जोर नहीं होता है कि ये अपना खुद से अपनी निर्भरता हो, ये दूसरों पे निर्भर होती है। और रस्सी की तरह जैसे बेर हो जाता है, शाल हो जाता है, करौंदे हो जाते हैं, और भी जो पौधे हो जाते हैं यानी वृक्ष हो जाते हैं, उन पे ये फैलती है और इन्हीं के जो पोषक तत्व हैं उनको चूस डालती है ना। तो ये चूसक जड़ों द्वारा आधार यानी पौधों से अपना भोजन ग्रहण कर लेती है और उनको क्या करती है, विनाश उनका करती है, वो चीज हो जाती है। फिर उसके बाद क्वेश्चन है, मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ कौन सी है? तो इसमें मूसला जड़, इसको क्या कहते हैं? तो इसको मूसला जड़ कहते हैं। यानी मूलांकुर से विकसित जड़ कौन होती है? तो मूसला जड़। और मूसला जड़ एक बड़ी केंद्रीय और प्रमुख जड़ है जिसमें और जड़ें बाद में निकलती हैं। तो कैसे हम समझ लेते हैं, जैसे अब मूली है, ये मूसला ही तो जड़ है। अब ये इसके पत्ते हैं, ठीक है ना, इसके ये पत्ते हैं और ये जो इसमें इस तरह से होती है। अब जब ये मोटी हो जाती है, जैसे पत्ते यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से बना दे तो आप समझ जाएंगे, हालांकि ये उस तरह से समझिएगा, ठीक है ना। तो ये जैसे जमीन में है, अब ये जमीन में ये खड़ी इस तरह से, तो ये जब अंदर की तरफ और जड़ें इसमें निकलती हैं, लेकिन ये भाग क्या होता है, ये खाने वाला नहीं होता है, लेकिन जो ये इसका मोटा भाग होता है ये खाने वाला होता है। लेकिन क्या होता है, भूमि के अंदर थोड़ी थोड़ी दिखाई देने लगती है, जितनी इसमें मतलब बढ़ोतरी होगी वो भूमि के ऊपर थोड़ी सी निकलती जाती है, यही इसका खाने वाला भाग होता है। और जो नीचे पतली पतली जड़ें होती हैं, तो ये क्या होती हैं, इसमें क्या होता है कि पतली जड़ें निकलती हैं। तो ये जो जड़ें होती हैं, और आपने देखा भी होगा और खाते भी होंगे, ऐसा नहीं है, ऐसे ही तो होता है कुछ ना, तो ये हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, आर्द्रताग्राही जड़ें क्या है? ऐसी जड़ें जो हवा में लटक कर अपने स्पंजी सिरों द्वारा जलवाष्प अवशोषित करके पौधों की जलापूर्ति करती हैं, इन्हें आर्द्रताग्राही या वायवीय जड़ें कहते हैं, यथा आर्कटिक की जड़ें हो जाती हैं। श्वसन जड़ें किन पौधों में पाई जाती हैं? तो लवणोद्भिद जड़ों में। और इसमें क्या होता है, ये कहाँ होती हैं? तो ये दलदली भूमि से ऊपर कहाँ होती हैं? तो दलदली भूमि से ऊपर वायु में गैसीय विनिमय हेतु निकल आती हैं, ठीक है ना। और पत्तियां भोजन का निर्माण किस प्रकार करती हैं? तो पत्तियां सूर्य के प्रकाश में भोजन का निर्माण करती हैं। बिल्कुल सही है। क्यों? देखिए, ये सूर्य है और सूर्य सभी को रोशनी देता है, ऐसा नहीं सिर्फ एक ही को देता है। लेकिन जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, जो पत्तियां हैं, ये क्या है, सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बना लेती हैं। तो यानी पत्तियां भोजन का निर्माण किस प्रकार करती हैं? तो पत्तियां सूर्य के प्रकाश में अपने भोजन का निर्माण कर लेती हैं, स्वयं पोषी होती हैं, स्वयं से अपना काम कर देती हो। किसी के ऊपर निर्भर रहना, तो ऊपर यानी परजीवी है वो, है ना। तो पौधे क्या है, वो स्वयं पोषी होते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। पौधे का हमारे जीवन में क्या महत्व है? भाई बहुत महत्व है। पौधों से हमें ऐसी कौन सी चीज़ है जो नहीं प्राप्त होती है? कपड़े से लगा के दवा तक, दवा से लगा के खाने पीने वाली चीज़ें, फल फ्रूट्स और फर्नीचर, ये सभी चीज़ें हमें पौधों से प्राप्त होती हैं। प्लस हमें ऑक्सीजन भी पौधे प्रदान करते हैं। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा महत्व है, आप जितना लिखें उतना कम है। भाई कपास के जो पौधा होता है कपास का, उससे क्या हमें प्राप्त होता है? सूती वस्त्र प्राप्त होते हैं, है ना। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसे हमें लाख, गोंद, कत्था, है ना। कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें हमें लौंग, इलायची यानी खाने वाले जो मसाले होते हैं वो हमें पौधों से ही तो प्राप्त होते हैं। और औषधि यानी दवाएं हमें पौधों से ही तो प्राप्त होती हैं, है ना। और जैसे कि अप्रत्यक्ष भी लाभ होते हैं, जैसे पेड़ पौधे हैं तो क्या करते हैं, जैसे भूमि के कटाव को रोकते हैं, जैसे मिट्टी के कटाव को रोकते हैं ना। और जैसे वर्षा करने में सहायक होते हैं, जहाँ पे पेड़ पौधे लगे होते हैं तो वहाँ पे वो वर्षा यानी वो वर्षा कराते हैं, वर्षा कराने में सहायक होते हैं। तो इस तरह से पेड़ पौधों के तो बहुत ज़्यादा हमारे जीवन में महत्व है, हम जितना भी लिखें उतना कम है, ठीक है ना। यहाँ पे आपसे एक लाइन में पूछा गया है यानी अति लघु उत्तरीय में, तो आप इतने पॉइंट्स है उसमें कुछ भी लिख सकते हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अगर अलग अलग पूछते हैं कि प्रत्यक्ष लाभ बताएं तो अप्रत्यक्ष लाभ बताएं, तो प्रत्यक्ष मतलब ये होता है कि जो सीधा आपको दिख रहा है, कि जैसे चीजें आपको मिलती हैं पौधों से, जो चीजें खाने पीने वाली है ना, यूज करने वाली, और जो आप देख नहीं पा रहे हो लेकिन फिर भी वो आपको फायदा दे रहे हैं, तो वो अप्रत्यक्ष लाभ हो जाता है। और क्वेश्चन बनता भी इस तरह से है लघु उत्तरीय में कि प्रत्यक्ष लाभ
लाभ बताएं, अप्रत्यक्ष लाभ बताएं। तो आप इन चीजों को भी समझें। एक बार हम फिर से बता देते हैं, क्योंकि बहुत लोग होते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ नहीं समझ पाते कि कहते क्या है, किसको कहते हैं, और आंसर में कि जो भी समझ में आया वो लिख दिया। हो सकता है उन्होंने प्रत्यक्ष लिखा, अप्रत्यक्ष लिखा, क्योंकि उनका जो डाउट है वो क्लियर नहीं है। तो प्रत्यक्ष में वो हो जाता है जो सीधे हमें दिखता है, जैसे हमें औषधियां जो मिली, हमें जो कपड़े, जैसे हमें भाई सूती वस्त्र हमें पेड़ पौधों से में तो हमें दिखते हैं, है ना, तो ये प्रत्यक्ष हो जाते हैं। और अप्रत्यक्ष में जैसे भूमि के कटाव को रोक रहे हैं, है ना, भूमि के वर्षा में सहायक होते, तो ये अप्रत्यक्ष फायदे हो जाते हैं। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है 5 पुष्पी तथा अपुष्पी पौधे। अब देखिए नाम से ही यहाँ पे पता चला, पुष्पी यानी पुष्प है, उसमें क्या है, तो पुष्प है, तो वो पुष्पी हो गए। और अपुष्पी यानी मतलब नहीं है, नहीं है, तो जिसमें क्या होता है, जैसे शैवाल, कवक, मोसेस और फर्न आदि सभी फूलों वाले पौधे हैं, गैर फूलों वाले हैं। गैर मतलब नहीं है, गैर यानी नहीं है। तो यहाँ पे आप समझ ले, पुष्पी पौधे जैसे आम, नीम, अमरूद, सरसों, बरगद। आपने देखा होगा आम में बौर आता है, जिसको बौर बोलते हैं, मगर वो फूल तो है। नीम में भी आता है, उसको भी बौर बोलते हैं। अमरूद में भी फूल आते हैं, सरसों, बरगद इसमें। और अपुष्पीय में जैसे बैक्टीरिया, कवक, शैवाल, मार्स, फर्न, ये सभी हो जाते हैं। 2 कवकों के नाम लिखिए। 2 कवक कौन हो जाते हैं, तो 2 कवक हो जाते हैं, कुकुरमुत्ता का पौधा और राइजोपस का पौधा, ये हो जाते हैं। उसके बाद है किन्हीं 3 पौधों के नाम लिखिए जिसमें जड़, तना तथा पत्ती नहीं पाई जाती हैं। तो ऐसे कौन से हैं, तो किन्हीं 3 पौधों के नाम लिखिए जिसमें जड़, तना तथा पत्ती नहीं पाई जाती। अब आप सोचेंगे कि जड़, तना, पत्ती तो पौधों में पाई जाती, क्योंकि जड़ नहीं होगी तो पौधे बढ़ेंगे कैसे, है ना, तो ये सब पत्तियां नहीं होगी तो वो सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन कैसे बनाएंगे, तो इस तरह से हो जाता है। लेकिन होती हैं बैक्टीरिया, कुकुरमुत्ता और स्पाइरोगाइरा हो जाता है। उसके बाद है शाक, झाड़ी तथा वृक्षों के 5 उदाहरण लिखिए। तो शाक यानी जिससे हम क्या करते हैं, देखिए जैसे सरसों हो जाती है तो इससे क्या हमें ऑयल भी मिलता है, और इसका हम क्या साग भी बना के खाते हैं, है ना। गेहूं, मूली और तुलसी और सूरजमुखी, तो ये सब चीज़ें किस में आती हैं, तो शाक में आती हैं। उसके बाद आपकी झाड़ी हो जाती है, तो झाड़ी में क्या क्या आता है, जैसे चमेली है, गुलाब है, नींबू है, करौंदा है, गुड़हल है, ये किस में आती हैं, तो ये झाड़ियों में आती हैं। और वृक्ष आपके हो जाते हैं ताड़, आम, नारियल, नीम, चीड़, ये सब हो जाते हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किन्हीं 2 बहुवर्षीय पौधों के नाम बताइए। बहुवर्ष यानी कि बहुत वर्षों तक जो पेड़ रहते हैं, तो जैसे नीम का है तो बहुत सालों तक, नीम, पीपल, इस तरह से ये 2 पूछा गया तो 2, और बाकी आप बहुत सारे पेड़ लिख सकते हैं जो बहुवर्षीय पौधे होते हैं। ठीक है। नर तथा मादा युग्मक को मिलाने की विधि क्या कहलाती है, तो ये विधि निषेचन कहलाती है। और सामान्य भाषा में नर और मादा के युग्मनज मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। और केवल महिला और पुरुष ही नहीं है, और भी जीव भी इसमें क्या होते हैं, तो शामिल होते हैं। बीजों का प्रकीर्णन किसकी सहायता से होता है, तो बीजों का प्रकीर्णन जल द्वारा, वायु द्वारा, स्फुटन द्वारा, जंतुओं द्वारा, पक्षियों द्वारा तथा मनुष्यों द्वारा होता है। अब आपने ये तो देख लिया कि बीजों का प्रकीर्णन। अब आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि बीजों का प्रकीर्णन आखिर होता क्या है, जो जल द्वारा होता है, वायु द्वारा होता है, स्फुटन द्वारा होता है, जंतुओं द्वारा होता है, पक्षियों द्वारा होता है और मनुष्यों द्वारा भी होता है। मगर ये होता क्या है, तो हम आपको बताते हैं कि देखिए बीजों का प्रकीर्णन क्या कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई पौधा है, आपने देखा दीवार पे उगा हुआ है और बहुत ऊंचाई पे दीवार पे, अब वहां पे किसने बीज डाला है ना, किसने बीज डाला है, जो वो पौधा उगा है, तो वो क्या होता है, बीजों का प्रकीर्णन हुआ है। यानी पक्षियों ने क्या किया है, उसको वो पक्षी लेकर गए। जैसे मान लीजिए गेहूं का पौधा उगाया, या मान लीजिए किसी पुष्प कोई ऐसा फूल वाला जो पौधा है वो उगाया, तो क्या हुआ, जो चिड़िया होती है ना, तो वो अपनी चोंच में दबा के ले जाती है, फिर वो जिस जगह पे बैठती है वहां पे उस बीज को वहां पे उनसे छूट गया, उन्होंने छोड़ दिया। अब क्या हुआ, वहां पे भाई पौधे उगने के लिए क्या चाहिए, हवा चाहिए, पानी चाहिए, अच्छा जैसे सूर्य का प्रकाश चाहिए, उनको मिल रहा है, वहां पे पौधा उगाया। अब आपने देखा दीवार पे बहुत ऊंचाई पे पौधा उगा है, भाई इसको किसने उगा दिया, है ना, तो ये क्या हुआ, बीजों का प्रकीर्णन हुआ। आपने देखा कि बहुत
ऐसी एरिया है, ऐसी जगह है जहाँ पे मनुष्य का जाना इम्पॉसिबल है, लेकिन वहाँ पे भी बहुत पौधे उगे हुए हैं और फूलों के भी और फलों के भी, तो ये भी परकीड़न है। अब मनुष्य द्वारा कैसे होता है या जानवरों द्वारा क्या होता है, जैसे भैंस है, ठीक है, तो वो चरते चरते उसमें क्या हुआ, उसकी जो त्वचा होती है उसमें चिपक जाते हैं कुछ। अब वो जा रही है चलती गई, अब कहीं पे वो जो चिपके हुए होते हैं यानी जो बीज होते हैं चिपके हुए होते हैं वो छूट जाते हैं। अब वो छूट गए तो वहाँ पे उनको यानी पौधे को वही चीज़ की प्रकाश चाहिए, नमी चाहिए मिट्टी में, तो वहाँ पे पौधा उग गया इस तरह। अब जैसे नारियल ले लीजिए, तो नारियल के वृक्ष जो है कैसे, जैसे पानी में वो बह के कहीं पे रुक गए, अब वो भी ऐसी जगह पे उगाए जैसे आपने देखा कि वहाँ पे तो कोई उसकी पहुँच भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो कैसे हुआ, वो जल द्वारा बहा हुआ वहाँ पे पौधा उगाया। तो इस तरह से क्या होता है, छितराव या बिखराव को क्या कहते हैं, बीजों का परकीड़न कहते हैं। तो इस तरह से आप समझ लें कि जल द्वारा भी होता है, वायु द्वारा। अब वायु द्वारा क्या है, अब मान लीजिए आपके यहाँ छत पे बहुत कोई किसी चीज का बीज पड़ा हुआ है और वो हवा में उड़ रहा है, मान लीजिए खेतों में पड़ा हुआ है या हवा द्वारा उड़ रहा है, उड़ते 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 वो कहीं पे भी चला गया। अब वो चला गया तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे वही पेड़ यानी जिस चीज का बीज गया है वही पौधा उगाया। तो ये क्या हुआ, ये परकीड़न हो गया, जिसको क्या कहते हैं, बीजों का छितराव या बिखराव भी कह सकते हैं। और इस तरह का भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि बीजों का छितराव और बिखराव किसको कहते हैं और किसके किसके द्वारा होता है। तो आप लिख सकते हो, जल द्वारा भी होता है, वायु द्वारा भी होता है, जंतुओं द्वारा भी होता है, पक्षियों द्वारा होता है और मनुष्यों द्वारा होता है। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, तो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पत्तियों का हरा रंग होता है। ठीक, किसके कारण, तो क्लोरोफिल के कारण। लंबाई का एसआई मात्रक क्या है, तो लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है और 12 इंच बराबर कितना होता है, तो 12 इंच बराबर क्या होता है, तो 1 फुट होता है। ठीक है, और 1 गज में कितने फुट होते हैं, तो 1 गज में 3 फुट होते हैं, अथवा आप 91.44 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं या आप दोनों लिख दें। ठीक है, 1 गज में 3 फुट या 91.44 सेंटीमीटर होते हैं। शरीर का ताप किस तापमापी से मापते हैं, तो शरीर का ताप डॉक्टरी तापमापी थर्मामीटर से मापते हैं। और जो शरीर का तापमान लगभग कितना होता है, तो 98 पॉइंट, यहाँ पे चेंज कर देते हैं कलर, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ठीक है ना, तो कितना होता है, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और जिसको आप क्या लिख सकते हैं, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और ये सामान्य तौर पर कितना, तो 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कितना, तो 38 डिग्री सेल्सियस से अगर ऊपर होता है, ऊपर का तापमान होने पर क्या होता है, बुखार होता है, यानी फीवर। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया आपका। उसके बाद क्वेश्चन आपका हो जाता है, माप के मानक मात्रक होना क्यों आवश्यक है, तो हमारे दैनिक जीवन की अनेक वस्तुओं की क्या होता है, अनेक वस्तुओं की लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, आयतन, तौल आदि के सही ज्ञान के लिए माप के मानक मात्रक होना आवश्यक है। भाई दैनिक जीवन में क्यों, क्योंकि आप मान लीजिए सब्जी खरीदने गए तो क्या है, माप, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप बिना माप के कोई चीज़ ले लेंगे, है ना भाई। मान लीजिए चीनी लेने गए, दालें लेने गए, और भी कोई सामान लेने गए, तो उसका कोई एक मात्रक होता है जिससे तौला जाता है। तो हमारे दैनिक जीवन में अब लंबाई, अब आप कपड़ा लेने गए तो उसको क्या लंबाई से मापते हैं, चौड़ाई, क्षेत्रफल, आयतन, तौल, ये सभी चीज़ें क्या है, ज़रूरी हो जाती हैं। क्योंकि हमें एक इतना, जैसे 1 किलो है तो कोई चीज़ वज़न में है तो 1 किलो 1 किलो वो चीज़ हमें ख़रीदनी है, 2 किलो चीज़ खरीदनी है, 5 किलो चीज़ खरीदनी है, या हम ऑयल लेने गए तो उसको लीटर में, या हम कपड़ा लेने गए तो उसको मीटर में। तो इस तरह से हमारे दैनिक जीवन में ये चीज़ें आवश्यक हो जाती हैं। उसके बाद है लंबाई मापने में मीटर से छोटी तथा बड़ी किन इकाइयों मात्रकों का प्रयोग किया जाता है, तो छोटी लंबाई के मापन के लिए मीटर का 10वां, 100वां तथा 1000वें भाग का प्रयोग किया जाता है, तथा बड़ी लंबाई के मापने के लिए मीटर पैमाने में 10 गुना, 100 गुना तथा 1000 गुना बड़े मात्रकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस तरह से हो जाता है। अब खेत का क्षेत्रफल प्रायः
किस मात्रक से मापते हैं? तो खेत का क्षेत्रफल प्रायः देखिए डेसिमल, एकड़ तथा हेक्टेयर व देशी भाषा में बीघा में मापते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है किसी घन में लंबाई व चौड़ाई तथा ऊंचाई सदैव कैसी होती है? तो किसी घन में चौड़ाई ऊंचाई सदैव एक दूसरे के बराबर होती। घन होता कैसे है? ऐसे ही तो होता है, कुछ ये घन ही तो होता है, ठीक है ना। तो इसमें सभी चीजें बराबर होती हैं। उसके बाद आयतन किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु के द्वारा घेरे गए स्थान को उस वस्तु का आयतन कहते हैं। कि जैसे आपका क्या हो जाता है, इस घेर लिया स्थान है ना, तो इसने जो घेरा है, जो स्थान घेरा है, उसको क्या कहते हैं? उसको आयतन कहते हैं। और एमकेएस पद्धति में मूल मात्रक क्या है? तो लंबाई, द्रव्यमान और समय। गति के कितने प्रकार हैं? तो गति के 4 प्रकार हैं। रेखीय गति, घूर्णन गति, वृत्तीय गति, दोलन गति। रेखीय गति एक गति से दौड़ना, जैसे ट्रेन हो जाती है, कार हो जाती है, अपनी स्पीड में वो दौड़ रही है, यानी रेखीय गति हो जाती है। घूर्णन गति लट्टू जैसे घूम रहा है, पृथ्वी घूम रही है। वृत्तीय गति जैसे कुम्हार का चाक हो गया, पंखा हो गया, छत का पंखा, यानी तो ये क्या कर रहे हैं? ये वृत्तीय गति कर रहे हैं, यानी अपने वृत्त में ये घूम रहे हैं। तो इस तरह से आपका हो जाता है, याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, जितने आप वेरी बोलो उतना कम है। द्रव्यमान का मानक मात्रक क्या है? द्रव्यमान का मानक मात्रक किलोग्राम हो जाता है। और मानव शरीर का तापमान, सामान्य ताप कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। गति किसे कहते हैं? तो समय के अनुसार किसी वस्तु तथा उसके भाग की स्थिति में आए परिवर्तन को गति कहते हैं, है ना। गति का प्रथम नियम क्या है? तो गति का प्रथम नियम, इसके अनुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी। यदि वह सरल रेखा में एक समान वेग से चल रही है तो वह उसी प्रकार चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। यानी गति का प्रथम नियम क्या हो जाता है कि वो जिस अवस्था में है उसी, यानी अवस्था यानी पोजीशन में है, उसी पोजीशन में वो रहेगी जब तक उस पर क्या हो, उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। ये गति का प्रथम नियम हो जाता है। और घूर्णन गति किसे कहते हैं? तो जब वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है और वो गति उसकी घूर्णन गति कहलाती है। चारों ओर मतलब अपने अक्ष पे ही घूम रही है और क्या है, घूमती जा रही है, तो वो क्या है? घूर्णन गति। अब वृत्तीय गति, वृत्त नाम से ही पता चल रहा है कि वृत्त यानी सर्किल यानी गोला, है ना, यानी घेरा। कि जब कोई वस्तु अपने वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो वृत्तीय गति कहलाती है। वृत्तीय गति जैसे कोल्हू का बैल होता है, तो बैल क्या करता है? अपने जो है अपनी ही वृत्त में घूमता रहता है, यानी ये क्या है? वृत्तीय गति। अब जैसे कुम्हार का चाक है, तो ये भी तो अपनी ही एक चाक होता है, मतलब गोल गोल आपने देखा होगा। तो जो ये यहाँ पे बना हुआ होता है, यहीं पे वो अपने बर्तन बनाते हैं, लेकिन ये अपनी ही पथ पर घूमता रहता है, कहीं और नहीं, उतने ही सर्किल में घूमता रहता है। अब छत का पंखा है, वो भी अपनी ही उतने ही एरिया में घूमता रहेगा। तो ये क्या है? ये वृत्तीय गति हो जाती है। बल किसे कहते हैं? वो बल, धक्का या खिंचाव है जो वह दूसरे पर आरोपित करती है। यानी बल क्या है? जब हम बल कोई चीज़ उठाते हैं कहीं पे, तो क्या करते हैं? तो हम अपना बल लगाते हैं, तो वही क्या होता है? बल होता है, धक्का या खिंचाव, है ना। तो वस्तु दूसरे पर आरोपित करती है। दोलन गति किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है तो उसे क्या कहते हैं? दोलन गति कहते हैं। और ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए बहुत अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए। दैनिक जीवन में झुके तल को एक सरल मशीन की तरह आप कहाँ कहाँ पर उपयोग कर सकते हैं? तो झुके तल की जो मशीन होती है उसको हम कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं? तो लोहे के भारी सामान को मजबूत पटरा लगाकर ऊपर चढ़ाने में, बिल्कुल। और मकानों में सीढ़ी के ऊपर में, यानी सीढ़ी के रूप में यहाँ पे हो जाता है, मकानों में सीढ़ी के रूप में, और पहाड़ियों पर घुमावदार सड़कों के रूप में हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि दैनिक जीवन में झुके हुए तल को एक सरल मशीन की तरह आप कहाँ कहाँ पर उपयोग कर सकते हैं? इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो कहाँ पर? जब लोहे का कोई भारी सामान उठाया जाता है, तो आप जैसे मान लीजिए कोई ट्रक पे कोई जा रहा है, तो कोई बड़ा सामान, तो कहते हैं कैसे इसको लादा होगा, इस पर कैसे इसको किया होगा। तो ये झुके हुए तल की मशीन की तरह प्रयोग हो जाता है। लोहे के भारी सामान को मजबूत पटरा लगाकर ऊपर चढ़ाने में किया जाता है, मकानों में सीढ़ी के रूप में किया जाता है, और पहाड़ियों पर घुमावदार सड़कों के रूप में किया जाता है। तो इस तरह से आपका हो जाता है। यहाँ पे आपका सेशन भी कंप्लीट हो जाता है, यानी आज यहीं तक आपका सेशन रहेगा। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा
और अगर सेशन पसंद आया है तो आप लोग एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने चैनल पर अभी विजिट किया है और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।